Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 24, Wood. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 24 और आज हम पढ़ेंगे उड के बारे में। और उड का इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी के लिए होता है, इसलिए आज हम तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इसको पढ़ने के बाद आपको कभी भी झिझक महसूस नहीं होगी, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी अंग्रेज़ी इबारत को समझने में। ओके गाइस, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे। कल के सबक में गुफ्तगू हुई थी ऑटू के बारे में। मैंने बताया था ऑटू का माना होता है वाजिब है या लाजमी है, और ऑटू का इस्तेमाल दो मानी के लिए करते हैं। इसका पहला इस्तेमाल होता है उसको करते हैं जब हम बताना चाह रहे हों कि कोई काम हमारे लिए करना चाहिए हमें, और वो काम मुलाजमी दर्जे तक हो या उसका करना वाजिब हो या ज़रूरी हो। और इसका इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमें ये बताना हो कोई काम लाजिमन होगा, यानी किसी बात का यकीन हो, किसी काम के होने का यकीन हो, पुख्ता यकीन हो, तो उसको बताने के लिए भी हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था ऑट टू हैव, और मैंने बताया था ऑट टू हैव का मतलब होता है लाजिमन चाहिए थे, यानी कोई काम आपको करना चाहिए थे माना अदा करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लाजमी था, यानी लाजिमन चाहिए था का भी माना, और लाजमी था ये भी माना अदा करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ऑट टू हैव का एक इस्तेमाल होता है ये हमें बताने के लिए कोई काम लाजिमन होना चाहिए था या कोई काम लाजिमन करना चाहिए था आपको, ठीक, यानी कोई काम करना चाहिए था, वो काम लाजमी दर्जे की हैसियत रखता हो, तो उसको बताने के लिए हम ऑट टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। तो हमारा जो सबसे पहला होमवर्क है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में हमें तर्जुमा करना है, और हमारा पहला जुमला है वी ऑट टू लीव फॉर द ऑफिस नाउ एज वी आर गेटिंग लेट। तो इसको उर्दू में कहेंगे कि हमें ऑफिस के लिए अब लाजिमन निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें देर हो रही है। हमें ऑफिस के लिए अब लाजिमन निकल जाना चाहिए क्योंकि हमें देर हो रही है। हमारा अगला जुमला है दे ऑट टू लिसन टू द लेक्चर वेरी केयरफुली। तो इसको हम कहेंगे उन्हें मुहाजरा बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा और हमारी जिम्मेदारी है कि जब हमें लेक्चर में बुलाया जाए तो एक लाजमी फरीज़ा बनता है कि हम मजलिस के आदाब का ख्याल रखें, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑट टू का कर दिया। अब लाजिमन भी आप ला सकते हैं, उन्हें मुहाजरा बिल्कुल ध्यान से लाजिमन सुनना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप लाजिमन ही का इस्तेमाल करें। हमारा अगला जुमला है पीपल ऑट टू बी पोलाइट। हम कहेंगे लोगों को अच्छा बनना चाहिए, लोगों को नेक बनना चाहिए, मुहज़्ज़ब बनना चाहिए, नरम दिल बनना चाहिए। तो यहाँ पर गच्चे लाजिमन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंसान को मुहज़्ज़ब बनना, शाइस्ता बनना, उसका नेक बनना एक फ़ारिज़ा है, ठीक है। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लाजमी चीज़ है, चूँकि हमें दुनिया के अंदर इसीलिए भेजा गया है अच्छा बनने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे लोगों को अच्छा बनना चाहिए। यहाँ पर ऑट टू लाजिमन अच्छा बनना चाहिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा, या वाजिब है कि अच्छा बने, तो इस तरह का कोई आप तर्जुमा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने इसको लोगों को अच्छा बनना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए
कि हमसे जो बात की जा रही है वो लाजमी दर्जे की बात की जा रही है। हमारा अगला जुमला है आई ought to have written the application earlier, I'm sorry। तो हम कहेंगे मुझे दरखास्त पहले ही लिख लेना चाहिए था, मुझे माफ़ करें। यानी कोई बात चल रही थी, कोई सियाक था कि आपसे पूछा गया क्या एप्लीकेशन आप लिख लिए, तो कहेंगे ओ आई एम सॉरी, मुझे पहले लिख लेना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ़ करें कि मैं नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमने पहले ही लिख लेना चाहिए था, यहाँ पर ही का तर्जुमा आप कर सकते हैं ओके, कि लाजमी दर्जे तक ये चीज़ पहुँच रही है। हमारा अगला जुमला है यू ought not to have cried in front of people। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे तुम्हें लोगों के सामने हरगिज़ नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने हरगिज़ का तर्जुमा कर दिया लाजमी का माना देने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए ओके, तुम्हें लोगों के सामने हरगिज़ नहीं चिल्लाना चाहिए था। हमारा अगला जुमला है ought I to have registered a case against him। तो हम कहेंगे क्या मुझे उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देना चाहिए था। यहाँ पर कर देना गोया कि एक ताकीद पैदा करने के लिए आप ला रहे हैं ना, कर देना चाहिए था, गोया कि आप बात में या अपने कलाम में ताकीद पैदा करना चाह रहे, इसलिए आपने कर देना चाहिए था, कर दिया, आपने करना चाहिए था नहीं कहा। तो यहाँ पर कर देना ही वो लाजमी या वाजिबी या ज़रूरी माने को अदा करता है, यानी ताकीद को अदा करता है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या मुझे उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर ये तर्जुमा हुआ इस होमवर्क का। आगे चलते हैं और हम अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे और हमारा पहला जुमला है मस्जिद की सफाई हर हफ्ते लाजमी है। मस्जिद की सफाई हर हफ्ते लाजमी है। अगर आप किसी अपने साथी से कहें कि इसका तर्जुमा करे तो वो यही कहेगा कि इट इज़ कंपलसरी और इट इज़ नेसेसरी टू वॉश और टू क्लीन द मॉस्क एवरी वीक। बट इसका अच्छा तर्जुमा अंग्रेजी में कैसे हम करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे द मॉस्क ऑट टू बी क्लीन्ड एवरी वीक। इसको हम पैसिव वॉइस के जरिए बनाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे द मॉस्क ऑट टू बी क्लीन्ड, कि मस्जिद की सफाई लाजमी है एवरी वीक, हर हफ्ते। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमने द मॉस्क ऑट टू बी क्लीन पैसिव वॉइस में हमने इसको किया। अगर आप कहें द मॉस्क ऑट टू क्लीन, तो यहाँ पर वो क्लीन का मतलब होता है साफ करना। तो उस मस्जिद साफ नहीं करती है कोई चीज़, बल्कि मस्जिद को साफ किया जाता है। तो इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे और कहेंगे द मॉस्क ऑट टू बी क्लीन्ड एवरी वीक, कि मस्जिद की सफाई की जानी चाहिए हर हफ्ते। तो ये गोया कि मस्जिद का साफ सुथरा रखना एक लाजमी चीज़ है और वैसे भी सफाई इंसान यानी ईमान का एक हिस्सा है, तो इस तौर पर भी ये चीज़ लाजमी दर्जे को पहुंच रही है। उसमें लाजमी भी आ गया तो वो माना यहाँ पर हमने अदा कर दिया। हमारा अगला जुमला है क्या उन लोगों को वक्त से पहले बाखबर करना लाजमी नहीं था। क्या उन लोगों को वक्त से पहले बाखबर करना लाजमी नहीं था। हम इसे कहेंगे ought they not to have been informed before the time। क्या उन लोगों को वक्त से पहले बिफोर द टाइम, वक्त से पहले बाखबर करना मीन्स इन्फॉर्म, लाजमी नहीं था ought। तो यहाँ पर ये भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा, यानी उन लोगों को खबर करना, ठीक है। ये उन लोगों को सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, यानी लोगों को खबर दिया जाना मुराद है यहाँ पर। क्या उन लोगों को वक्त से पहले बाखबर करना लाजमी नहीं था। अगर हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट मान ले तो इसको हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, बीन हटा देंगे। लेकिन हमने जो तर्जुमा किया वो पैसिव वॉइस मान के किया, लोगों को यानी उन्हें इस बारे में खबर देना लाजमी नहीं था, ठीक है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है लोगों को, इसलिए मैंने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है। तो हम कहेंगे ought they not to have been informed before the time, क्या वक्त से पहले उन्हें खबर दिया जाना लाजमी नहीं था। लेकिन अगर आपने इनको सब्जेक्ट मान लिया तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ought they not to have informed before the time, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो वक्त से पहले जो है खबर दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये तर्जुमा होगा। हमारा अगला जुमला है तुम्हें लाजिमन हर रोज़ खेलने बाहर जाना चाहिए। तो लाजिमन का तर्जुमा आप कैसे करेंगे, इस माने को अदा करने के लिए आप अंग्रेजी में कहेंगे यू ought to go outside to play, you ought to go outside to play, कि तुम्हें लाजिमन जाना चाहिए बाहर खेलने के लिए। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है एक औरत होने के नाते तुम्हें पर्दा करना चाहिए। एक औरत होने के नाते तुम्हें पर्दा करना चाहिए। तो इसमें लाजमी लफ्ज़ नहीं आया हुआ, इसमें लफ्ज़ वाजिब नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें इस्लाम का एक फरीज़ा है कि औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत का पर्दा लाजमी चीज़ है। तो इसमें वो बात ही ऐसी है जिसमें वाजिबी चीज़ पाई जा रही है, वाजिब का माना पाया जा रहा है। तो इसको हम ought के जरिए बनाएंगे और कहेंगे एज अ वुमेन यू ought to wear well। तो एक औरत होने के नाते का तर्जुमा कैसे करेंगे, एज अ वुमेन यू ought to wear well,
कि तुम्हें पर्दा करना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आप पर्दा करें। तो वियर द वेल का मतलब होता है पर्दा करना, यानी पर्दा पहनना मतलब पर्दा करना उर्दू में हो जाएगा। इंग्लिश में है ये वियर द वेल। डू द वेल नहीं कहेंगे आप, ये इंग्लिश की ताबीर है वियर, और पर्दा करना ये उर्दू की ताबीर है। पर्दा पहनना हम नहीं कहते उर्दू में, बट इंग्लिश में वियर द वेल ही हम कहते हैं। हमारा अगला जुमला है, तो तुम्हें गरीब की मदद करते वक्त उसका फोटो नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें गरीब की मदद करते वक्त उसका फोटो नहीं लेना चाहिए था। तो हम इसको कहेंगे यू ought not to have taken pic while helping a poor। तो गरीब की मदद करते वक्त मीन्स while helping a poor, तुम्हें उसका फोटो नहीं लेना चाहिए था। यू ought not to have taken pic, ओके, ऑफ द पुअर while helping a poor। यहाँ पर मैंने उसका फोटो यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये helping while helping a poor ये बाद में आया हुआ है। तो यू ought to have not taken pic का क्या मतलब होगा कि तुम्हें फोटो नहीं लेना चाहिए था while helping a poor, गरीब की मदद करते वक्त। यहाँ पर उसका अगरचे आया हुआ है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस जुमले में वो माना आ जा रहा है। ये अपनी उर्दू की ताबीर है और ये अंग्रेजी की ताबीर है। लेकिन अगर आप while helping a poor को पहले ले आए और कहें while helping a poor, तब यहाँ पर आप him नहीं कहे, तब आप यहाँ पर him कह देंगे, ओके। आप कहेंगे while helping a poor you ought not to have taken pic of him or his pic। while helping a poor you ought not to have taken his pic। लेकिन अगर आप while helping को बाद में लाएं और इस हिस्से को पहले लाएं तो आप यहाँ पर his pic के बजाय सिर्फ pic कर देंगे, वो माना सियाक में आ जाएगा। तो यहाँ पर गर्चे लाजमी माना नहीं है, नहीं लाजिमन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये बात ही ऐसी है जो वाजिबी दर्जे को पहुँचती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के हालात का। जाहिर सी बात है अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो सामने वाले को बुरा लगेगा, और ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है कि आप नेकी करें और लोगों के सामने उसको शेयर करें। और लोग जो है हज उम्रे पे भी जाते हैं तो उसका भी फ़ोटो लगा देते हैं। अल्लाह ही खैर करे। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, क्या तुम्हें गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित की पासदारी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर उसूल व ज़वाबित की पासदारी एक लाजमी हिस्सा है, ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, लाजमी था तुम्हारे लिए करना। तो इस जुमले को हम कैसे बनाएंगे, इस जुमले को बनाते हुए हम कहेंगे ought you not to have abided by the rules, कि क्या तुम्हें उसूल व ज़वाबित की पासदारी नहीं करनी चाहिए थी while driving the car, गाड़ी चलाते वक्त। तो यहाँ पर ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित का तर्जुमा मैंने सिर्फ किया रूल्स से, आप यहाँ पर ला सकते हो रूल्स ऑफ ट्रैफिक और ट्रैफिक रूल्स। ought you not to have abided by traffic rules while driving the car, लेकिन चूंकि while driving the car में वो माना आ गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लिख ही लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप यहाँ पर कहेंगे ought you not to have abided by the traffic rules, ought you not have abided by traffic rules while driving the car, क्या तुम्हें गाड़ी चलाते वक्त, यहाँ पर कार का मतलब मैंने गाड़ी कर दिया क्योंकि उमूमन गाड़ी का मतलब कार ही लोग लेते हैं, ठीक है, गाड़ी का मतलब आज के कॉन्सेप्ट में कार ही है, ठीक है। गाड़ी का मतलब बस भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, इसी तरह से कार भी, ट्रक भी, यानी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम व्हीकल बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन कार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ गाड़ी ही से है। वरना हम मोटरसाइकिल कह देते हैं या बस कह देते हैं या ट्रक कह देते हैं, और गाड़ी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कार से होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कहा। तो ought you not to have abided by traffic rules while driving the car, क्या तुम्हें गाड़ी चलाते वक्त या कार चलाते वक्त ट्रैफिक के उसूल ज़वाबित की पासदारी नहीं करनी चाहिए थी, ज़रूर करनी चाहिए थी, लाजिमन करनी चाहिए थी। ओके गाइस, तो हमारे होमवर्क हुआ, हमने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। आगे चलते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है दे ought to have raised the case to the department। हम कहेंगे द केस ought to have been raised, have been कर दिया हमने, to the department by them। हमारा अगला जुमला है you ought to inform Lingo server team if you face any issue। तो हम कहेंगे Lingo server team ought to be informed by you if you face any issue। ओके, हमारा अगला जुमला है they ought not to make this announcement। तो हम कहेंगे this announcement ought not to be made by them। हमारा अगला जुमला है why ought Zaid not to purchase dates from that shop। तो हम कहेंगे why ought the dates not to be purchased by Zahid from that shop। और हमारा अगला जुमला है ought we not have used all out in the room। तो हम कहेंगे ought all out to have been used by us in the room, क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए था इसको, तो उसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। तो ये हमारे होमवर्क हुए, उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा
और काफ़ी हद तक आपका सही भी होगा अगर आपने सबक को सही से समझा होगा, अपने सबक को ध्यान से सुना होगा। अगर आपने कुछ और ही किया होगा तो इसका मतलब ये है कि आपसे समझने में गलती हुई, इसलिए आप फिर से सबक को सुनें, उसको देखें और समझने की कोशिश करें और जो उसूल ज़वाबित आपको बताए गए हैं उसको लागू करने की भी कोशिश करें। ओके गाइज़? ओके गाइज़, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक नंबर 24 और आज हम बात करेंगे उड के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे उड का माना क्या आता है। उड का क्या माना होता है? तो गाइज़ उड का माना होता है गा गी गे। ठीक है, गा गी गे, गोया कि ये विल का माना रखता है। तो विल का माना होता है गा या गी या गे। लेकिन अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो उड का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो ये है कि इसका इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह पर करते हैं। तो अभी आपने इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ा, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल को उड में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच की मिसाल है, बाबर टोल्ड मी माई फादर विल कम टू दिल्ली इन अ मंथ। ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर आप इसको इनडायरेक्ट में बदलें तो आप कहेंगे बाबर टोल्ड मी दैट हिज फादर वुड कम टू दिल्ली इन अ मंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने उड से इसका तर्जुमा किया, यानी कि ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ और ये जो हिस्सा है ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। विल की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? विल की जगह पे हमने उड का इस्तेमाल किया और माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, बस उसकी शक्ल बदल गई विल की। तो गोया कि विल की जगह पर हम उड का इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये पहला इस्तेमाल हुआ उड का। उड का दूसरा इस्तेमाल होता है जब हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जो दो जुमलों पर मुश्तमिल हो और हमारी पहली बात माजी में हो और दूसरी बात मुस्तकबिल में हो। तो ऐसी सूरत में हम विल नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि उड इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या कहा? हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, यानी जिसमें दो काम हो, पहली बात हमारी या पहला काम माजी में हो और दूसरा काम मुस्तकबिल में हो, तो बेहतर है कि आप वहाँ पर विल की बजाय उड का इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कहें आई थॉट दैट यू वुड कम टू मीट माई फादर। आप कहें दे टोल्ड दैट यू वुड नॉट इनवाइट देम टू योर वलीमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिसालें हैं, आई थॉट एक हिस्सा हुआ, दे टोल्ड यहाँ पर एक हिस्सा हुआ और उसके बाद ये दूसरा हिस्सा हुआ जो कि फ्यूचर में है। यानी एक आपका हिस्सा हो गया, ये भी आपका एक हिस्सा हो गया और ये आपका फ्यूचर में है और ये माजी में है। तो यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया? यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया वुड का। तो यहाँ पर आप विल नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि बेहतर है कि आप वुड इस्तेमाल करें। तो आई थॉट मुझे लगा दैट यू वुड कम टू मीट माई फादर कि तुम मेरे वालिद साहब से मिलने आओगे। तो यहाँ पर मुझे लगा पहला हिस्सा हुआ तो मिलने आओगे, फ्यूचर में था इसलिए हमने यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया। और दे टोल्ड उन्होंने कहा दैट यू वुड नॉट इन्वाइट देम टू योर वलीमा कि तुम उन्हें जो है अपने वलीमे में नहीं बुलाओगे। तो यहाँ पर दे टोल्ड, यहाँ पर ये आपका एक हिस्सा हो गया। इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पर नहीं लेंगे बल्कि आप इसको एक हिस्से के तौर पर लेंगे और ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ जो कि फ्यूचर में था। तो हमने इसको वुड के माने में लिया विल की जगह पर और यही अच्छा तरीका है। तो जब भी आप कोई बात करें और पहली बात आपकी पास्ट में हो यानी माजी में हो और दूसरी बात आपकी फ्यूचर में हो यानी मुस्तकबिल में हो, तो इस सूरत में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। तो ये वुड का दूसरा इस्तेमाल हुआ। वुड का तीसरा इस्तेमाल है मुहज़्ज़ब अंदाज में किसी से आप किसी काम की लिया करने के लिए आप कहना चाहते हैं कि मेरी मदद करेंगे आप, मुझे चंद रुपए देंगे आप, मुझे अपना मोबाइल फ़ोन देंगे। तो ये जो इसमें गर्चे ऑर्डर नहीं, आप इम्परेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के करने की, उस सूरत में भी आप वुड इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे कहेंगे? मिसाल के तौर पर आप कहेंगे इस दरवाजे को खोलने में क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस दरवाजे को खोलने में क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? टू ओपन दिस डोर, इस दरवाजे को खोलने में। यहाँ पर लफ्ज़ प्लीज़ आया हुआ है। ये अंग्रेज़ी की अपनी ताबीर है कि वो प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम उर्दू वाले बराए करम इस तरह का कोई माना नहीं देते, क्योंकि हम करेंगे ही में वो एहतराम हम दे देते हैं जो कि प्लीज़ का माना इसमें आ जाता है, इसलिए हम जनरली या उमूमन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस दरवाजे को खोलने मीन्स टू ओपन दिस डोर, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो अब इस बुनियाद पर अगर आपको जुमले बनाने हो, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, इस दरवाजे को खोलने में, अगर आपको कोई और जुमला बनाना हो कि ये बोझ उठाने में क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो पैटर्न वही होगा, वुड यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट दिस
डिसलोड, ठीक है, ये बोझ उठाने में। तो गोया कि मैंने सिर्फ आपको एक ही मिसाल दी, अब इसी पैटर्न पे आप हजारों जुमले बना सकते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, गर्चे इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर आप हुक्म के जरिए नहीं जुमला बना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने वुड का इस्तेमाल किया। एक और मिसाल है, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे, तो यहाँ पर आप इल्तिमास कर रहे हैं सामने वाले से, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर आप विल का बजाय आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने विल का इस्तेमाल कर दिया तो आपका ये जुमला अच्छा नहीं माना जाएगा, और चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, बेहतर है कि आप वुड ही का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो आप बेहतर अंदाज में ही अपनी बात रखें, ठीक। तो किसी काम की इल्तिजा के लिए भी हम मुहज़्ज़ब अंदाज में वुड का इस्तेमाल करते हैं। ये वुड का तीसरा इस्तेमाल हुआ। एक और मिसाल है, मैं आपको अभी एक बात बताऊंगा, तो यहाँ पर ये माना अच्छा नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा मतलब ये मिसाल मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट नहीं पाएगी, तो इस मिसाल को छोड़ देते हैं, शायद मैंने ज़्यादा लिख दिया है। वुड के चौथे इस्तेमाल के बारे में अगर हम बात करें तो वुड का जो इस्तेमाल होता है, विल की जगह पर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, मुतलक तौर पर कोई कायदा नहीं है, चाहे आप विल इस्तेमाल करें चाहे वुड इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी विल की जगह पर हम वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक, कोई जायका नहीं, माने में कोई तब्दीली नहीं, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं। जैसे कि आप कहते हैं वो आपसे बात नहीं करेगा, वो बड़ा घमंडी है, वो बड़ा घमंडी लड़का है, तो आप कहेंगे ही वुड नॉट टॉक टू यू, ही इज एन एरोगेंट बॉय। तो यहाँ पर आपने वुड इस्तेमाल किया विल की जगह पे, ठीक है। ही वुड नॉट टॉक टू यू, वो आपसे बात नहीं करेगा, ही इज एन एरोगेंट बॉय, वो एक घमंडी लड़का है। तो यहाँ पर आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही विल नॉट टॉक टू यू। तो यहाँ पर मुतलक तौर पर बिला किसी मतलब माने के, बिला किसी मतलब के बदले हुए हमने वुड इस्तेमाल किया, जो कि विल का माना ही देता है। तो गोया कि हम विल की जगह पर वुड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये वुड का एक अपना इस्तेमाल है जिससे माने में कोई तब्दीली नहीं होती है। एक और मिसाल है, मैम आज क्लास नहीं आएंगी क्या, मैम आज क्लास नहीं आएंगी क्या, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वुड द मैम नॉट कम द क्लास टुडे। तो यहाँ पर आपने विल की जगह पे क्या इस्तेमाल किया, आपने विल की जगह पे वुड इस्तेमाल किया, जो कि विल ही का माना दे रहा है। आप यहाँ पर विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइज, वुड का एक और इस्तेमाल है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और अगर उनके सामने पेश कर दिया जाए जुमले को तो शायद तर्जुमा भी नहीं कर पाएंगे। वुड का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। वुड का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब माजी में आप कोई काम मुसलसल हो रहा था, कोई काम मुसलसल हो रहा था, उसको बतलाने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक मिसाल है, और इस मिसाल को मैंने इंस्टाग्राम से लिया है। ये मिसाल मुझे मिली थी, राना अयूब एक सहाफ़ी हैं, फीमेल सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने शेयर किया था कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के, शायद वॉशिंगटन पोस्ट की खबर थी, कहाँ की थी, तो वहाँ से मैंने मिसाल ली थी। और ये मिसाल क्या है, बिल्किस द ओल्ड वुमेन हु वुड सिट इन द प्रोटेस्ट एट शाहीन बाग हैज़ बीन नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन इन इट्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020। तो यहाँ पर उन्होंने जो शेयर किया था वुड लिखा हुआ था, तो बिल्किस का मतलब बिल्किस द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत या वो बूढ़ी खातून या मुअम्मर खातून, हु वुड सिट, जो बैठा करती थी। यहाँ पर वुड का तर्जुमा किसे करेंगे, बैठा करती थी, यानी मुसलसल वो बूढ़ी औरत बैठती थी। आप लोगों ने भी सुना होगा उस बूढ़ी औरत के बारे में, और वही फेस थी पूरे प्रोटेस्ट का, है ना। तो यहाँ पर हु वुड का तर्जुमा हम किससे करेंगे, जो बैठा करती थी। आप इसको जो बैठेगी अगर आप कर देंगे तो क्या माना होगा, कि जो शाहीन बाग मुजाहरे में बैठेगी, तो कोई माना नहीं निकल रहा है। तो वुड का इस्तेमाल यहाँ पर आपने किस माने में किया, मुसलसल कोई काम आप कर रहे थे उसको बताने के लिए। तो कहेंगे बिल्किस वो बूढ़ी औरत या वो बूढ़ी खातून जो बैठा करती थी, एहतराम करेंगे क्योंकि भाई मैगजीन में नाम आया है उनका, और वो फेस भी रही है, तो एहतराम लाजमी है हमारे लिए। तो हम कहेंगे जो बैठा करती थी, कहाँ पर, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग में जो मुजाहरा हो रहा था उसमें, हैज़ बीन नेम्ड, उनका नाम आया है, उनको नाम दिया गया है, आप कर सकते हैं, बाय द टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन के जरिए, इन इट्स लिस्ट, टाइम मैगजीन ने अपनी लिस्ट निकाली थी, और उस लिस्ट में 2020 के जो असरअंदाज यानी असर डालने वाले लोग थे 100, ठीक है, 100 अहम जो असरअंदाज या पुर असर लोग थे, उनकी लिस्ट निकाली थी, उनमें इनका भी नाम था। ओके, तो यहाँ पर वुड का तर्जुमा आपने किससे किया, जो बैठा करती थी।
तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा आप कैसे करेंगे? इस पूरी लाइन का तर्जुमा करेंगे बिल्किस यानी वो उम्र दराज खातून या मुअम्मर जो शाहीन बाग मुजाहरे में बैठा करती थी। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2020 के बासर अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है। तो यहाँ पर नेम्ड इन द लिस्ट में मैंने तर्जुमा किससे किया? फहरिस्त में शामिल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उठ का तर्जुमा आपने किससे किया? बैठा करती थी। और यहाँ पर आप बैठेंगी किसी तर्जुमा नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको अखबार में भी कसरत से मिलेगी, तो यहीं से आप अभी से ये बात जहन नशीन कर लें कि उड का माना होता है कोई काम मुसलसल करना। ये बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल लें, जब मैं मदरसे में था इंग्लिश में काफ़ी दिलचस्पी लेता था। जब मैं मदरसे में था इंग्लिश में काफ़ी दिलचस्पी लेता था। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हेन आई वाज इन मदरसा, जब मैं मदरसे में था, आई वुड टेक मच इंटरेस्ट, मैं दिलचस्पी लेता था बहुत ज़्यादा इन इंग्लिश में। यहाँ पर वुड टेक मच इंटरेस्ट का तर्जुमा आपने किससे किया? वुड टेक मच इंटरेस्ट का तर्जुमा आपने किससे किया? दिलचस्पी लेने से। यहाँ पर लेता था से आपने तर्जुमा किया। तो गोया कि उड का इस्तेमाल यहाँ पर आप गा गी से नहीं करेंगे, बल्कि करता था, करती थी, करते थे वगैरह, यानी आप मुसलसल कोई काम कर रहे थे, ये माना अदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी बातें हैं उड के इस्तेमाल के बारे में। गाइज आपको अभी से अब ध्यान में बिठा लेना है कि उड के कितने इस्तेमाल हैं। ख़ासतौर पर अगर इसकी बात करें तो बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं। ओके गाइज, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि उड के बारे में तफसील के साथ बात की जाए, ताकि जब भी कभी सामना उड का तो आप घबराए नहीं। ओके, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? हमने आपको बताया कि उड का जो असल माना होता है वो विल के माने में होता है, यानी गा, इसी तरह से गी, इसी तरह से आप गे, ये सारे माने इस्तेमाल करते हैं आप। और अगर हम इनको कब इस्तेमाल करते हैं, यानी इस्तेमाल के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका पहला इस्तेमाल है डायरेक्ट स्पीच में विल की जगह पर। इसका दूसरा इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसमें दो हिस्से हों, पहला हिस्सा माजी में हो, दूसरा फ्यूचर में हो, तो विल की जगह पे हम वुड ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके तीसरे इस्तेमाल की बात करें, तो मुहज़्ज़ब अंदाज में आप किसी से किसी काम की इल्तिजा कर रहे हैं, यानी कोई काम कराना चाह रहे हैं, कुछ तलब कर रहे हैं, और मुहज़्ज़ब अंदाज में, तो उसके लिए आप विल की जगह वुड इस्तेमाल करेंगे। और चौथा इस्तेमाल, विल की जगह पर हम वुड इस्तेमाल कर लेते हैं बिला किसी फ़र्क के, बिला किसी उसूल के, बिला किसी कायदे के, कोई फ़र्क नहीं, बस ऐसे ही मुतलक तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम इसके पाँचवें इस्तेमाल की बात करें, तो वुड का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि कोई काम आप मुसलसल कर रहे थे। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा। अगर आपने सबक को नहीं समझा है, प्लीज़ एक बार फिर से हमारे लेसन को देखें, उसको पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन उम्मीद है कि आपने समझा होगा। तो चलिए लेते हैं अपने होमवर्क को, और हमारा हमारा जो पहला होमवर्क है वो है कि हमें इनको उर्दू में तर्जुमा करना है। और हमारा जो पहला जुमला है, आई वुड ड्रिंक ग्रीन टी व्हेन आई वाज इन मक्का। मक्का मतलब मक्का। वुड यू गिव मी सम मनी टू बाय एग्स? When would you come back from the field? I thought that he would not come, but he came. He is arrogant. He will not reply to your WhatsApp messages. He would talk to her wife for hours when he was at the college. Would they not take part in the racing competition? I would not open the window as there is a lot of dust outside the room. Would you send your mobile online? When would the barber open the shop in the morning? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका माना बहुत मुश्किल हो। तो हो सकता है आपके लिए कुछ अल्फाज मुश्किल हों इसमें, तो आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल लफ्ज़ मैंने यहाँ पर ज़िक्र कर रखा है। आगे चलते हैं और हम उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करेंगे। और हमारा पहला जुमला है, जब मैं सनाबिल में था तो लोगों से अंग्रेज़ी में बात करता था। यहाँ पर से महज़ूफ़ है, यानी इससे छूट गया, लिख लीजिएगा। जब मैं सनाबिल में था तो लोगों से अंग्रेज़ी में बात करता था। क्या जब तुम नदवा में थे तो बाहर रहते थे? बाहर रहना मतलब लिव आउटसाइड। मैंने उससे कहा था कि मैं लेक्चर सुनने नहीं आऊँगा। क्या आज ये पार्क खोला जाएगा? क्या आज अशफाक रात के खाने में मछली पकाएगा? मछली पकाना, कुक फिश फॉर डिनर, रात के खाने में फॉर डिनर। क्या आप मेरे बेटे से बात करने में मेरी मदद कर देंगे? तुम ये एयरफोन कितने रुपए में ख़रीदोगे? कितने रुपए में? एट व्हाट प्राइस? ओके, रुपये का मतलब होगा कीमत, ठीक है। मैं आज ये चादर नहीं धो पाऊंगी। चादर मतलब शीट। जुबैर को कल मुनाजरे के लिए बुलाया जाएगा। मुनाजरा डिबेट।
जब मैं जामिया में था तो नासिर को बहुत परेशान करता था। जब मैं जामिया में था तो नासिर को बहुत परेशान करता था। तो यहाँ पर ये आपके जुमले हैं, इनको आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अल्फाज मानी बता दें जो मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल हो सकते थे। आगे चलते हैं और हम लेंगे अब चंद जुमले जिनका हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है और ये हमारे एक्टिव वॉइस हैं। इसमें से हमारा पहला जुमला है द टीम वुड पिक अप द सिस्टम फ्रॉम योर होम। Why would he not print the book? Would he not touch the phone today? Zahida would use mobile a lot when she was alone. Habib, when would you complete this book? ओके तो यहाँ पर ये आपके पास जुमले, इनको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ जुमले आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि उनको पैसिव वॉइस में बनाएं, लेकिन हम बस प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं आपसे। जैसे ठीक है, जैसे कि जब सब्जेक्ट आ जाता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि उसको हम पैसिव वॉइस में लाएं। इन सब में सारे में आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस कराना मकसूद है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, वरना आप इनको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करेंगे इल्ला ये की ज़रूरत पड़ जाए। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो वर्क करेंगे और फिर हमारे साथ उसको मैच करेंगे। इन्हीं कलिमात के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सबक में नई बहस के साथ, नई तफसील के साथ और नई गुफ्तगू के साथ। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।